बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट के हवाले से एक टॉपिक है कार्बीन। आज हम कार्बीन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या हैं और कितनी तरह के इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनने वाली एक प्रोसीडिंग स्पीशी होती है। इसे कहते हैं प्रोसीडिंग इंटरमीडिएट्स, जो रिएक्टेंट के ज़रिए से बनते हैं और ये फर्दर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के हवाले से हमारे पास मौजूद होते हैं कार्बेनाइन्स, रेडिकल्स, कार्बोकैटाइन और कार्बीन। अब कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, रेडिकल और कार्बीन की बात करते हैं, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं और उसके अलावा उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बेनाइन के हवाले से। तो अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो तो हम उसे कहते हैं कार्बेनाइन। अब देखें यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं जी यहाँ पर 3। इसके अलावा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है 8। कैसे देखें, ये एक बॉन्ड पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन +2 4 +2 6 और एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8। तो कार्बेनाइन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बेनाइन में 8। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो कार्बेनाइन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर हम रेडिकल के हवाले से बात करें तो देखिए रेडिकल में ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। बाकी 3 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखें 1, 2, 3, ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड और उसके अलावा ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा अगर हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन किस तरह से हैं, देखिए ये एक बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर हम कार्बोकैटाइन के हवाले से बात करते हैं, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 3, देखिए जैसा कि आपके सामने यहाँ पर जाहिर हो रहा है 1, 2, 3। और इसके अलावा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो हमें मालूम हो गए 3 हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखें यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ जितने बॉन्ड पेयर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 × 2 6। तो कार्बोकैटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हम यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये बात आपके जहन में रहे। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कार्बीन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होंगे, इसके अलावा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड को पहले काउंट करते हैं, तो 1 and 2, यानी यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं और उसके अलावा आपको 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखें एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 + 2 4 एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। और अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। फर्दर हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो मज़ीद जो मालूमात होगी हम वहाँ पर आपको फराहम कर देंगे। मगर फ़िलहाल आपने देखा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं और प्रोडक्ट बनने के दौरान, यानी प्रोडक्ट बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो उनमें कार्बेनाइन्स, रेडिकल्स, कार्बोकैटाइन और इसके अलावा कार्बीन्स। अब अगर हम कार्बेनाइन की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमने डिटेल में बता दिया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से, कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हवाले से, इस तरह से रेडिकल्स के अंदर भी।
हमने बताया कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और उसके अलावा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। कार्बेनियम आयन या फिर कार्बोकैटाइन के हवाले से बात की, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 3 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। इसी तरह से कार्बीन्स के हवाले से जो कि हमारा टॉपिक है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना, भी ज़ाहिर बात है ये एक मुख्तसर सा आपके सामने खाका पेश किया गया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन, उनमें बॉन्ड्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो अब हम कार्बीन की जानिब बढ़ते हैं। तो कार्बीन को देखिएगा यहाँ पर। कार्बीन बेसिकली ये आप कह लें मिथाइलिन से बनने वाला एक ग्रुप है। तो मिथाइल से बनने वाला ये ग्रुप वेरी शॉर्ट लिव, बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए बनता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही बनता है ये फ़ौरन से रिएक्ट कर जाता है, यानी कि इसकी जो लाइफ टाइम है वो लेस देन 1 सेकेंड है। यानी इतने कम दौरानिए के लिए ये बनता है रिएक्शन के दौरान, और फ़ौरन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने बताया कि इसके शॉर्ट लिव्ड होने की वजह क्या है, इसके मुख्तसर रहने की वजह क्या है? उसकी वजह है उसकी रिएक्टिविटी का हाई होना। कितनी रिएक्टिविटी हाई है, कितना टाइम है इसका लाइफ टाइम? तो हम देख रहे हैं इसकी लाइफ टाइम है लेस देन 1 सेकेंड। इसके अलावा क्या इस पर कोई चार्ज मौजूद होगा? तो अभी आपने उसकी स्ट्रक्चर के हवाले से बात देखी तो उस पर कोई चार्ज नहीं था, यानी कि ये न्यूट्रल स्पीशी है। क्या ऑक्टेट मुकम्मल था? तो हमने देखा कि वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद थी 8। तो ये ऑक्टेट रूल को ज़ेरे गौर नहीं लाते, ऑक्टेट रूल की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसके अलावा देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, यानी ऐसी स्पीशी जिसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि इस पर कोई चार्ज मौजूद ना होने के बावजूद ये इलेक्ट्रोफाइल है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह आपको बता दी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल में डेफिशिएंसी होती है, ताहम हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इसके अलावा हमने अभी जैसा कि देखा स्ट्रक्चर के अंदर, इससे पहले जब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के हवाले से जनरल बात कर रहे थे तो हमने कहा कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ पर होंगे ये इलेक्ट्रॉन 6? ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। उसके अलावा डाईवैलेंट डेरिवेटिव ऑफ कार्बन बनाए जा सकते हैं, यानी बेसिकली जो 2 बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पर, ये वाले, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई और दीगर ग्रुप भी मौजूद हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, हेलोजन्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली डाईवैलेंट डेरिवेटिव ऑफ कार्बन। इसके अलावा 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद कितनी है? 2। और इसके अलावा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, याद रहे ये बात आपको। इसके अलावा बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो सिग्मा बॉन्ड्स 2 हैं, और इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी मौजूद रहता है। जाहिर सी बात है, जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो ये बाकी बातें भी आपके सामने रख दी जाएंगी। तो फिल वक्त आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी यहाँ पर मालूमात फराहम की गई है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और यहीं पर इसी स्लाइड के अंदर हम आपको एक और मज़ीद बात बताते चलें, हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बातें आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कि जो कार्बीन के हवाले से डिस्कशन है वो 150 ईयर एगो स्टार्ट हो चुकी थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्बीन के हवाले से, तो जीन बैप्टिस्ट एंड्रयू, इन्होंने फर्स्ट टाइम मिथाइलिन को प्रिपेयर किया था फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ मैथनल। मैथनल यानी CH3OH। इसकी डिहाइड्रेशन की कैसे की जाएगी? ज़ाहिर बात है कोई रिएजेंट चाहिए होगा, तो उसके लिए रिएजेंट यूज़ किया गया फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। उसके अलावा इन 1903 एडवर्ड बुचनर डिड साइक्लोप्रोपेनेशन स्टडीड ऑफ इथाइल डायज़ो एसीटेट विद टॉल्वीन। तो इस तरह से भी जो हमारे पास मिथाइलिन प्रिपेयर की गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि कार्बीन को नेम किसने दिया? हु डिस्कवर्ड द नेम ऑफ कार्बीन? तो वुडवर्ड, ड्यूरिंग एंड विंस्टन, इन्होंने कार्बीन को नेम दिया।
अब हम कार्बीन के हवाले से टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बीन की दो टाइप्स होंगी, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। ये बात आपने बहुत ही तवज्जो से समाअत करनी है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको समझे बगैर आप आगे जो रिएक्शंस हैं प्रिपरेशन के हवाले से, दीगर मामला, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उन सबको नहीं समझ पाएंगे। ताहम कार्बीन की टाइप्स को बहुत अच्छे अंदाज में आपने समाअत करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगलेट कार्बीन के हवाले से। तो कार्बन की अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो वो क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p2। तो देखिए हम ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, 1s2, 2s2, सॉरी यहाँ पे ज़ाहिर बात हम वैलेंस शेल की बात करेंगे तो 2s2 और 2p2। तो हम सिंगलेट कार्बीन की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसको अलग अलग यहाँ पे अनपेयर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, 2s और यहाँ से 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर एक s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएं तो इस हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 2p atomic orbital intermix to form 3 new hybrid orbital। तो अब देखें हमारे पास एक s मिला है और 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, तो टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इंटरमिक्स हुए हैं। तो ये देखिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गया sp2 sp2 sp2, जबकि एक वेकेंट ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में मौजूद था उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप सोचेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तरतीब कुछ मुख्तलिफ सी नज़र आ रही है। यानी पहले तो हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी के हवाले से बात करते थे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और उसका जो S में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में वो एक्साइट होके, यानी कि अगर फ़र्ज़ किया ये px है, ये py है, pz है, तो वो pz में चला जाता था। लेकिन यहाँ पर वैसा मरहला पेश नहीं आया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन वैसे ही px और py में मौजूद हैं जबकि pz वैकेंट है। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इसी तरह से बग़ैर किसी एक्साइटेशन के क्या हुआ, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लिया। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन से वाले ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो ये sp, ये sp और ये sp2, यानी सारे के सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक pz जो कि वैकेंट है वो एज इट इज़ मौजूद रहेगा। तो देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है। तो अब यहाँ पर ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनमें से एक के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले लेंगे। ये वाला भी देखें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, कोई और चीज़ हो सकती है, कार्बन हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जैसा कि यहाँ पे जाहिर किया गया है, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले लेगा, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लोन पेयर कहा जा सकता है, लेकिन ट्रिपलेट के केस में इसको लोन पेयर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये बात जहन में रहे। यानी अगर हम जनरल कार्बीन की बात करें तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उसको लोन पेयर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस केस में जब हम सिंगलेट कार्बीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं एक ही ऑर्बिटल के अंदर, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके अंदर मौजूद हैं, ताहम हम इसको लोन पेयर कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला जो ऑर्बिटल है ये वेकेंट है। अच्छा, अब आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। तो देखें वो सब्सटेंसेस जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और पैरामैग्नेटिज्म क्यों आती है किसी सब्सटेंस के अंदर, क्योंकि वो अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता होगा। तो देखिए क्या इसके वैलेंस शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास मौजूद हैं, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा। और डायामैग्नेटिक के हवाले से भी बता देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो रिपेल किए जाते हैं वीकली बाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, हम उन्हें डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो हमें पता चला कि सिंगलेट कार्बीन जो है वो अपनी नेचर के हवाले से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो पैरामैग्नेटिक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फिर अगर देखा जाए तो जो कार्बीन सिंगलेट कार्बीन है, इन्होंने हुंड्स रूल की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। इन्होंने वायलेट किया हुंड्स रूल को। कैसे कि जब इनके पास एक ऑर्बिटल मौजूद है तो ये उसमें यानी कि पेयर्ड फॉर्म में पहले इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, बल्कि वो अनपेयर्ड फॉर्म में रहना पहले पसंद करते हैं, फिर उसके बाद पेयर अप हो जाते हैं अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हुंड्स रूल को इन्होंने ज़ेरे गौर नहीं लाया।
हुंस रूल की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की इन्होंने। लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बीन। अब हम नेक्स्ट ट्रिपलेट कार्बीन को पढ़ेंगे तो उसमें हम कहेंगे कि वो ज़्यादा स्टेबल है और ये जो सिंगलेट कार्बीन है ये लेस स्टेबल है। तो इसकी वजह को भी हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। पहले ट्रिपलेट कार्बीन के हवाले से हमें कुछ ना कुछ मालूमात मिल जाए। तो लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बीन। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो 102 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर। अब हम ट्रिपलेट कार्बीन की बात कर लेते हैं। तो ट्रिपलेट कार्बीन में फिर से हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 1s2 2s2 2p2। तो देखें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ये 2s2 और ये 2p2, ये px में, ये py में, ये pg empty है। अब क्या होगा, ये s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके pg में चला जाएगा, यानी इसके पास अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनमें से ये एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अगर एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या नाम देंगे, हम इसे कहेंगे sp hybridization। Type of hybridization in which one s and one p atomic orbital is intermixed to form two new hybrid orbital is called sp hybridization। तो ये sp hybridization की यहाँ पर बात हो गई। अब ये डायमैग्नेटिक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर ये sp hybridization है तो ये देखिएगा यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा आप यहाँ पर। ये देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमारे पास ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर s जो है वो इनके साथ ओवरलैप कर लेगा, sp s ओवरलैप, यहाँ पर भी sp s ओवरलैप, और ये py pz और ये py हमारे पास आ गए। इनके पास दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम इसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। सॉरी, यहाँ पर लिखने में गलती हो गई, ये डायमैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है। और जो सिंगलेट कार्बीन है वो डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो माजरत के साथ यहाँ पर पैरामैग्नेटिक की बजाय हम डायमैग्नेटिक लिखेंगे, ठीक है। दोबारा समाप्त कर लीजिए, सिंगलेट कार्बीन डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमने अभी बताया कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो वीकली रिपेल्ड किए जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जानिब से, जबकि ये जो हमारे पास ट्रिपलेट कार्बीन है ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये वीकली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम हुंस रूल की बात करें तो इन्होंने हुंस रूल को फॉलो किया हुआ है कि देखें ना, सब के सब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। तो अब हम इसके मोर स्टेबल होने को भी इसी के साथ रिलेट करेंगे कि जो ट्रिपलेट कार्बीन है वो ज़्यादा स्टेबल है, किसकी निस्बत? सिंगलेट कार्बीन की निस्बत। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि सिंगलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं और उसके अलावा हुंस रूल को फॉलो नहीं करते, और जो हमारे पास ट्रिपलेट कार्बीन है ये हुंस रूल को फॉलो करती है, इस वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हुंस रूल को फॉलो करने की वजह से ट्रिपलेट कार्बीन ज़्यादा स्टेबल है, किसकी निस्बत? सिंगलेट कार्बीन की निस्बत। अगर हम एनर्जी का हवाला देंगे तो वो एनर्जी का हवाला हम नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपके सामने रखेंगे। तो ट्रिपलेट कार्बीन, वाई ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन? द रीज़न इज दैट बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ट्रिपलेट कार्बीन, जबकि हुंस रूल को ये फॉलो कर रहा है ट्रिपलेट कार्बीन। जबकि अगर हम सिंगलेट कार्बीन की बात करेंगे तो हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक वैकेंट ऑर्बिटल की मौजूदगी के बावजूद जो है वो पेयर अप हुए होंगे। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो 125 to 140 डिग्री यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्टेबिलिटी की बात भी कर लेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बीन, ये देखिए सिंगलेट कार्बीन और यहाँ पर ये ट्रिपलेट कार्बीन है। इसको अभी भी हमने बयान किया आपके सामने। ये देखिए, ये आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, देखिए ना, ये बिल्कुल सामने की जानिब है और ये बैक साइड पे मौजूद है। ये उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके सामने रख दी गई है। तो ये p ऑर्बिटल है यहाँ पर और ये भी p ऑर्बिटल है इसके पास, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। ये कौन से वाला? ट्रिपलेट कार्बीन है। तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो ये गलत बनी हुई है, हमने मतलब डायरेक्ट उठाई नेट से, तो उसमें sp2 की बजाय आप sp हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी जो सिंगलेट कार्बीन है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर sp2 ऑर्बिटल ये हमारे पास मौजूद है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ये पेयर अप हुआ है यहाँ पर। और अगर डिफरेंस देखें एनर्जी का स्टेबिलिटी के हवाले से तो 1 to 8 कैलोरी, यानी 8 किलो कैलोरीज पर मोल ट्रिपलेट कार्बीन इज़ मोर स्टेबल दैन सिंगलेट कार्बीन। यानी एनर्जी का मवाजना, जैसे हम रेजोनेंस एनर्जी 150 कहा करते थे बेंजीन के लिए,
इसी तरह से ट्रिपलेट कार्बीन सिंगलेट कार्बीन से एनर्जी के हवाले से एनर्जी डिफरेंस को देखा जाए तो 8 किलो कैलोरीज पर मोल ज़्यादा स्टेबल है सिंगलेट कार्बीन से। फिर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को फिर से बयान किया गया आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लीनियर कार्बीन है sp ट्रिपलेट, ये देखिए हमने उसको दोबारा से बेहतर अंदाज में आपके सामने रखा है। ये sp ट्रिपलेट है हमारे पास, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। जबकि अगर हम सिंगलेट की बात कर रहे हैं तो ये देखिए सिंगलेट और ये भी सिंगलेट है हमारे पास, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके कंपैरिजन के हवाले से। तो सबसे पहले डेफिनेशन, सिंगलेट कार्बीन क्या होगी? अ फॉर्म ऑफ कार्बीन ग्रुप दैट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जबकि ट्रिपलेट कार्बीन अ फॉर्म ऑफ कार्बीन ग्रुप दैट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बात पहले भी कही गई, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर इंटरमीडिएट्स की बात करें, नो नीड टू फॉर्म इंटरमीडिएट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर हैव टू गो थ्रू एन इंटरमीडिएट विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा यहाँ पर देखें ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरमीडिएट बनता है। ज्योमेट्री की बात करें, बेंट ज्योमेट्री होगी। आप कहेंगे सर वो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर होनी चाहिए। तो बेसिकली उसकी वजह ये बनी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल इस वजह से नहीं है क्योंकि वो लोन पेयर के तौर से काम करता है ना सिंगलेट के अंदर। आइदर लीनियर और बेंट, अब यहाँ पर लीनियर इस वजह से कहेंगे, उसको कंसीडर कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर हम इसको लीनियर इस वजह से कंसीडर करेंगे क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो लीनियर भी हो सकती है, बेंट भी हो सकती है। उसकी वजह उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन भी सामने देखने को मिलती है। हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, आइदर sp और sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करके मतलब दूसरे वाले ऑर्बिटल में चला गया, पेयर अप हो गया इलेक्ट्रॉन, फिर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, अदरवाइज वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिंगलेट कार्बीन डायमैग्नेटिक है जबकि ट्रिपलेट कार्बीन पैरामैग्नेटिक है। उसकी वजह डायमैग्नेटिक क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद होंगे। अक्रेंस की बात करें, इन एक्वस मीडिया, ये एक्वस मीडियम में पाए जाते हैं और ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। टोटल स्पिन एंड बॉन्ड एंगल 0 है इसकी टोटल स्पिन, और इसके लिए 1 स्पिन है, और इसके लिए बॉन्ड एंगल 102 और ये 125 टू 140 डिग्री। रिएक्शंस की बात करेंगे तो स्टीरियो स्पेसिफिक है इनकी रिएक्शन सिंगलेट कार्बीन के हवाले से, और ये स्टीरियो सिलेक्टिव। इसके हवाले से मजीद डिस्कशन आगे जारी रहेगी। खुदा हाफिज़।